हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ एंड देखेंगे प्लांट ग्रोथ क्या होती है। देखिए, जब भी ग्रोथ की बात करी जाए कि ग्रोथ क्या होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो प्लांट की बॉडी में जब भी इररिवर्सिबल, प्लांट की बॉडी में जब भी इररिवर्सिबल इंक्रीज होगा, इररिवर्सिबल इंक्रीज होगा। किस में इररिवर्सिबल इंक्रीज होगा? इररिवर्सिबल इंक्रीज इन नंबर वन, नंबर ऑफ सेल्स में, नंबर टू मास, वॉल्यूम, साइज या फिर लेंथ। जब भी प्लांट की बॉडी में इररिवर्सिबल इंक्रीज होगा, किस में इररिवर्सिबल इंक्रीज होगा? इररिवर्सिबल इंक्रीज होगा नंबर ऑफ सेल्स में, मास, वॉल्यूम, साइज, लेंथ। तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्लांट ग्रोथ बोलेंगे, प्लांट ग्रोथ बोला जाएगा। देखिए, तो लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल हैं जो देखने में लगता है कि प्लांट ग्रोथ है, लेकिन उसको हम प्लांट ग्रोथ में काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल एक्सेप्शंस, इसको हम बोलेंगे एक्सेप्शंस। तो एक्सेप्शंस क्या है हमारे पास? देखिए, हमारे पास एक्सेप्शन जो है, नंबर वन एक्सेप्शन है हमारे पास। देखिए, सपोज करो एक वुडन ब्लॉक है, आप उस वुडन ब्लॉक को अगर वाटर के कांटेक्ट में लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा? स्वेल अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये स्वेल अप हो जाएगा। लेकिन आप इसी स्वोलन वुडन ब्लॉक को अगर वापस धूप में रखोगे तो इसका साइज वापस रिड्यूस हो जाएगा। तो आप इसको इरिवर्सिबल नहीं कह सकते, ये रिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज है। वुडन ब्लॉक का वाटर के कांटेक्ट में आना और स्वेल अप हो जाना, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज नहीं है। तो इसको हम प्लांट ग्रोथ के अंदर काउंट नहीं कर सकते। सो दिस इज द एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन आप ये मान के चल सकते हो, बट आपको पता है जो लीफ होते हैं, लीफ के ऊपर कुछ ओपनिंग्स होती हैं, इनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। और स्टोमेटा को सराउंड करने वाले ये जो सेल होते हैं, इनको हम बोलते हैं गार्ड सेल। क्या बोलते हैं इनको हम? गार्ड सेल। तो गार्ड सेल का टर्जिड होना या गार्ड सेल का फ्लैसिड होना, जब गार्ड सेल टर्जिड होते हैं तो उनका साइज बढ़ जाता है, और जब गार्ड सेल फ्लैसिड होते हैं तो उनका साइज कम हो जाता है। तो यहाँ पे गार्ड सेल का टर्जिड होना या गार्ड सेल का फ्लैसिड होना, यहाँ पे जो साइज में चेंज आएगा, यहाँ पे साइज बढ़ेगा और यहाँ पे साइज कम होगा। दिस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, नॉट एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसलिए हम इन टर्जिडिटी, गार्ड सेल का टर्जिड होना, गार्ड सेल का फ्लैसिड होना, इसको भी हम ग्रोथ में काउंट नहीं कर सकते। सो दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ प्लांट ग्रोथ। तो याद रखना, प्लांट ग्रोथ के अंदर क्या होगा? इरिवर्सिबल इंक्रीज होगा। और इरिवर्सिबल इंक्रीज किस में होगा? नंबर ऑफ सेल्स में हो सकता है, मास में हो सकता है, वॉल्यूम में, साइज में और लेंथ में हो सकता है। और इसको हम क्या बोलते हैं? प्लांट ग्रोथ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कि प्लांट डेवलपमेंट किसको बोला जा रहा है। ये प्लांट की ग्रोथ जब होती है, प्लांट का ओरिजिन जब होता है, तो स्टार्टिंग सबसे पहले क्या होता है? सीड। तो सीड की जर्मिनेशन से लेके प्लांट बनना और प्लांट बनने के बाद उसकी डेथ होने तक की जो पूरी टोटल चेंजेस हैं, टोटल प्रोसेस है, उसको हम बोलते हैं प्लांट डेवलपमेंट। मैं सिंपली इसको एक टेबुलर फॉर्म में आपको समझा सकता हूँ, एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सीड जर्मिनेशन करवाते हैं। सबसे पहले होती है सीड जर्मिनेशन के बाद होती है सीडलिंग फॉर्मेशन। सीड जर्मिनेशन के बाद होती है सीडलिंग फॉर्मेशन, और सीडलिंग फॉर्मेशन होने के बाद स्टार्ट होता है वेजिटेटिव फेज ऑफ द प्लांट। इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव फेज चलेगा। वेजिटेटिव फेज के बाद आएगा रिप्रोडक्टिव फेज। इसको आप मैच्योरेशन फेज भी कह सकते हो, रिप्रोडक्टिव फेज या फिर मैच्योरेशन फेज कह सकते हो। और रिप्रोडक्टिव फेज के बाद आएगा फ्लावरिंग, और फ्लावरिंग के बाद क्या होगा? फ्लावरिंग के बाद होगा फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन।
भाई फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन जब हो जाएगा उसके बाद प्लांट की लाइफ में जो चेंज आएगा उसको हम बोलते हैं सेनेसेंस। सेनेसेंस का मतलब होता है बूढ़ा हो जाना, यानी कि बुढ़ापा आ जाना। ओके, तो फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन के बाद होगा सेनेसेंस, और सेनेसेंस के बाद होगी डेथ ऑफ द प्लांट। क्या होगा यहाँ पे? डेथ ऑफ द प्लांट। सो सीड जर्मिनेशन से लेके प्लांट डेथ तक जितने भी चेंजेस आते हैं, इन सभी चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्लांट डेवलपमेंट। इसको हम बोलते हैं प्लांट डेवलपमेंट। सो प्लांट डेवलपमेंट क्या है? प्लांट डेवलपमेंट है ऑल द चेंजेस that occur from seed germination to the plant death, देखिए सीड जर्मिनेशन से लेके प्लांट डेथ होने तक जितने भी चेंजेस आते हैं प्लांट की बॉडी में, उन सभी को एक सीक्वेंस में बना के उस पूरी सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? प्लांट डेवलपमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फीचर्स ऑफ ग्रोथ। हम प्लांट ग्रोथ या एनिमल ग्रोथ की बात नहीं कर रहे, हम जस्ट जनरल बात कर रहे हैं, जनरल ग्रोथ की बात कर रहे हैं कि ग्रोथ कोई भी हो, प्लांट ग्रोथ हो, एनिमल ग्रोथ हो या माइक्रोबियल ग्रोथ हो, ग्रोथ कोई भी हो, उसकी जो जनरल फीचर्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं? बेसिकली वो 4 फीचर्स होती हैं। वो 4 फीचर्स कौन कौन सी हैं? नंबर 1, इररिवर्सिबल इन नेचर। इररिवर्सिबल इन नेचर। देखिए ग्रोथ जब भी होती है वो इररिवर्सिबल नेचर की होती है। रिवर्सिबल नेचर को हम ग्रोथ में काउंट नहीं करते। दूसरा पॉइंट है हमारे पास, दूसरा पॉइंट है ड्यूरिंग ग्रोथ एनाबॉलिज्म इज मोर देन कैटाबॉलिज्म। देखिए एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म आप अच्छे से समझते हो कि एनाबोलिज्म क्या होता है और कैटाबोलिज्म क्या होता है। हमारी बॉडी के अंदर यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होने वाली बायोकेमिकल प्रोसेसेस को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, और उन दोनों को क्या बोलते हैं? एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस। एनाबॉलिक का मतलब क्या है? सिंपल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का बनना, और कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का टूट के सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना। ओके, जब एनाबॉलिज्म, जब भी ग्रोथ होगी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो एनाबॉलिज्म का रेट, एनाबॉलिक रिएक्शन का रेट कैटाबॉलिक रिएक्शन से ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हमारे पास ग्रोथ कैन बी मेजर्ड। देखिए जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ किसी में भी हो, बैक्टीरिया में हो, माइक्रोब्स में, बैक्टीरिया में माइक्रोब होते हैं, माइक्रोब्स में हो, प्लांट्स में हो, एनिमल्स, किसी के अंदर भी जब भी ग्रोथ होती है तो उसको मेज़र किया जा सकता है। सो ग्रोथ कैन बी मेजर्ड। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारे पास फीचर है ग्रोथ की, वो क्या है? वो है ग्रोथ इज एन एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। जो ग्रोथ होती है वो एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, यानी कि ग्रोथ होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट एनर्जी ग्रोथ ऑर्गेनिज्म नहीं करते। ओके, सो दीज आर द 4 फीचर्स ऑफ द ग्रोथ। देखिए लास्ट टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था फीचर्स ऑफ ग्रोथ। तो फीचर्स ऑफ ग्रोथ का मतलब क्या था कि वहाँ पे हम बात कर रहे थे जनरल यानी कि हम प्लांट, एनिमल या माइक्रोब की सेपरेटली नहीं, कॉमनली बात कर रहे थे। तो वहाँ पे हमने 4 फीचर पढ़े, तो वो चारों फीचर हमें अच्छे से समझ आ गए होंगे आपको। तो वो चारों फीचर थे जनरल ग्रोथ के लिए। लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ प्लांट ग्रोथ। जो प्लांट ग्रोथ होती है उसके कौन कौन से फीचर होते हैं? बेसिकली इसमें आते हैं 6 फीचर्स। 6 कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम देखेंगे लोकलाइज्ड एंड डिफ्यूज्ड ग्रोथ क्या होती है। देखिए प्लांट्स के अंदर होती है लोकलाइज्ड ग्रोथ और एनिमल्स के अंदर होती है डिफ्यूज ग्रोथ। शॉर्ट में लिख सकते हो इसको याद रखने के लिए कि प्लांट्स के अंदर होती है डिफ्यूज ग्रोथ और लोकलाइज्ड ग्रोथ, और एनिमल्स के अंदर होती है डिफ्यूज्ड ग्रोथ। दूसरे डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट की बात करें तो एनिमल्स के अंदर होती है डिटर्मिनेट ग्रोथ, एनिमल्स के अंदर होती है डिटर्मिनेट ग्रोथ, और प्लांट्स के अंदर होती है इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। प्लांट के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे डिटर्मिनेट ग्रोथ होती है, उसको हम डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे। तो प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होती है ना, उसको हम बोलते हैं ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। ये प्लांट्स के अंदर होती है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये भी दोनों ग्रोथ होती हैं जो कि प्लांट्स के अंदर ही देखने को मिलती हैं। रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ कैन बी मेजर्ड। सो दीज आर द 6 फीचर्स ऑफ द प्लांट ग्रोथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं लोकलाइज्ड एंड डिफ्यूज्ड ग्रोथ। लोकलाइज्ड ग्रोथ क्या होती है और डिफ्यूज्ड ग्रोथ क्या होती है?
देखिए लोकलाइज्ड ग्रोथ, जो लोकलाइज्ड ग्रोथ होती है ये हमें कहाँ देखने को मिलती है? ये हमें प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती है। तो प्लांट्स के अंदर हमें कौन सी ग्रोथ देखने को मिलती है? लोकलाइज्ड। जैसा क्यों? देखिए प्लांट्स के अंदर कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, प्लांट्स के अंदर कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और इसके अलावा आपने नाम सुना होगा लेटरल मेरिस्टेम का, लेटरल मेरिस्टेम। तो जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है, जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है, प्लांट वहीं से ग्रोथ करते हैं। प्लांट की पूरी बॉडी कभी भी कंप्लीटली एक साथ ग्रोथ नहीं करती। लेकिन अगर एनिमल्स के अंदर देखा जाए तो एनिमल्स के अंदर हमेशा जब ग्रोथ होती है तो कंप्लीट बॉडी ही ग्रोथ करती है, कोई स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर ग्रोथ नहीं होती, कंप्लीट बॉडी ग्रोथ करती है। इसलिए एनिमल्स के अंदर जब ग्रोथ होती है तो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूज्ड ग्रोथ। लेकिन प्लांट्स के अंदर जब ग्रोथ होती है तो उसको हम बोलते हैं लोकलाइज्ड ग्रोथ, क्योंकि वहां पे प्लांट्स के अंदर स्पेसिफिक लोकेशंस के ऊपर ही ग्रोथ होती है, जैसे कि एपिकल रीजन के अंदर, इंटरकैलरी मेरिस्टेम पे और लेटरल मेरिस्टेम के अंदर। इसको समझाने के लिए हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करो ये एक प्लांट है, सपोज दिस इज द रूट ऑफ द प्लांट, और ये क्या है हमारा शूट सिस्टम ऑफ द प्लांट। भाई सपोज करो यहां पे एक नोड प्रेजेंट है, अब देखिए नोड के बेस पे दिस इज द बेस ऑफ द नोड और दिस इज द बेस ऑफ द इंटरनोड के बेस पे और नोड के बेस पे, और इसके अलावा यहाँ पे जो एपिकल रीजन है इस शूट का, इसको आप क्या बोलोगे? एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड दिस बोथ आर द इंटरकैलरी मेरिस्टेम। भाई जहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम और एपिकल मेरिस्टेम है, यहीं से प्लांट ग्रोथ करेगा। कंप्लीट प्लांट कभी भी एक साथ ग्रोथ नहीं करता। आप इस कैसे स्टडी कर सकते हो? आप यहाँ पे एक नेल लगा दो, यहाँ पे आपने एक नेल लगा दिया। सपोज करो इस नेल की जो हाइट है वो ग्राउंड से कितनी है? 1 मीटर। कितनी है वो? 1 मीटर। अब जो नेल की हाइट है, देखो आप 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद चेक करना, जब इस प्लांट की हाइट बढ़ जाएगी तो इस नेल की हाइट भी बढ़नी चाहिए। अगर कंप्लीट प्लांट ग्रोथ करता है तो इस प्लांट की हाइट के साथ साथ इस नेल की हाइट भी तो यहाँ से बढ़नी चाहिए ना। लेकिन आप 1, 2, 3 साल बाद चेक करना, इस नेल की जो हाइट है वो 1 मीटर ही रहेगी, इस नेल की हाइट ग्राउंड से नहीं बढ़ेगी। तो इससे हमें पता चलता है कि प्लांट कंप्लीटली कभी भी ग्रोथ नहीं करता, प्लांट ग्रोथ करता है कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस के ऊपर। इसीलिए प्लांट की ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं? लोकलाइज्ड ग्रोथ। नेक्स्ट हम देखेंगे इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट ग्रोथ क्या होती है। देखिए इनडिटर्मिनेट ग्रोथ का मतलब क्या होता है? इनडिटर्मिनेट का जिसको हम डेफिनेट नहीं बोल सकते, यानी कि जिसको हम डिटरमाइंड नहीं बोल सकते, जो कि हमेशा होती रहती है, लगातार चलती रहती है, जो कभी रुकने वाली नहीं है। जो ग्रोथ लगातार चलती रहती है, रुकने वाली नहीं है, उसको हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। और ये वाली ग्रोथ हमें कहाँ देखने को मिलती है? ये हमें जनरली प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती है, क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि प्लांट जब तक लिविंग है, जब तक प्लांट ग्रो करेगा तो उसकी हाइट बढ़ती रहेगी, उसके अंदर ग्रोथ होती रहेगी। लेकिन एनिमल्स के केस में ऐसा नहीं होता। एनिमल्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो डिटर्मिनेट होती है। एनिमल्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो डिटर्मिनेट होती है, यानी कि एनिमल्स की एक पर्टिकुलर एज होने के बाद, एक पर्टिकुलर एज के बाद ग्रोथ जो है वो होनी बंद हो जाती है। देखिए डेवलपमेंट चलती रहती है, लेकिन ग्रोथ होना बंद हो जाती है एनिमल्स के केस में। इसलिए एनिमल्स के अंदर जो ग्रोथ होती है उसको हम क्या बोलेंगे? डिटर्मिनेट। तो एनिमल्स के अंदर जो ग्रोथ होती है उसको आप बोलोगे डिटर्मिनेट ग्रोथ। लेकिन प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो कभी रुकती नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। एक्सेप्शन है कुछ इसकी। देखिए एनिमल्स के अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन प्लांट्स के अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं। और वो एक्सेप्शंस क्या हैं? वो एक्सेप्शंस हैं हमारे पास लीफ, फ्रूट एंड फ्लावर।
देखिए लीफ, फ्रूट एंड फ्लावर जो होता है, इनकी जो ग्रोथ होती है वो डिटर्मिनेट होती है, यानी कि वो फिक्स होती है, वो एक एज के बाद रुक जाती है, वो लगातार हमेशा तक नहीं चलती। इसलिए प्लांट की जो ग्रोथ है उसको हम इनडिटर्मिनेट बोलते हैं। लेकिन लीफ, फ्रूट और फ्लावर को छोड़ दो, लीफ, फ्रूट और फ्लावर के अंदर जो ग्रोथ होती है वो डिटर्मिनेट टाइप की होती है, लेकिन बाकी प्लांट की जो बॉडी है उसके अंदर जो ग्रोथ होती है वो इनडिटर्मिनेट होती है। लेकिन एनिमल्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो डिटर्मिनेट ही होती है, यानी कि एक पर्टिकुलर एज आने के बाद, एक पर्टिकुलर ग्रोथ हो जाने के बाद फर्दर ग्रोथ होना बंद हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। देखिए प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ होती है उसको हम बोलते हैं ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। अच्छा, प्लांट्स की ग्रोथ को ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ क्यों बोलते हैं? देखिए थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होती है प्लांट्स के अंदर, क्योंकि प्लांट्स लगातार कंटिन्यूसली ग्रोथ करते रहते हैं। उनकी एक पर्टिकुलर एज, एक पर्टिकुलर ग्रोथ होने के बाद भी ग्रोथ रुकती नहीं है, कंटिन्यूसली चलती रहती है, कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो इसी को हमने ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ भी बोला है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर क्या होता है, हमेशा नए सेल ऐड होते रहते हैं, हमेशा नए सेल ऐड होते रहते हैं और ग्रोथ कंटिन्यूसली चलती रहती है। और इसी टाइप की ग्रोथ जिसके अंदर हमेशा नए सेल ऐड होते ही रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। तो प्लांट्स के अंदर ग्रोथ कौन सी होती है? ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, बिकॉज न्यू cells are always added, न्यू सेल्स आर ऑलवेज एडेड। तो नए सेल हैं वो हमेशा ऐड होते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या है, हम प्लांट की ग्रोथ को ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट ग्रोथ। देखिए रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या होती है? देखिए हमने स्टार्टिंग में देखा था कि प्लांट के अंदर जब भी ग्रोथ होती है तो उसको हम कैसे मेजर करते हैं या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो उसको हम मास की फॉर्म में, नंबर ऑफ सेल की फॉर्म में, साइज, वॉल्यूम, लेंथ, इस फॉर्म में हम मेजर करते हैं कि प्लांट के अंदर ग्रोथ हो रही है या ग्रोथ नहीं हो रही। ओके, चलिए देखिए फिर भी मान लो कि प्लांट के अंदर कुछ भी, जैसे हम इंक्रीज इन मास की बात करते हैं, अगर प्लांट के अंदर मास इंक्रीज होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? ग्रोथ बोलेंगे, क्योंकि उसके अंदर इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास हुआ है, तो उसको आप क्या बोलोगे? ग्रोथ बोलोगे। जितनी भी ग्रोथ प्लांट के अंदर हुई है, यानी कि जितना भी मास इंक्रीज हुआ प्लांट का, अगर हम उस इंक्रीज्ड मास को इनिशियल मास से कंपेयर करें, अगर हम इंक्रीज्ड मास को इनिशियल मास ऑफ द प्लांट से कंपेयर करें तो उसको हम बोलेंगे रिलेटिव ग्रोथ। ओके, व्हेन इंक्रीज इन मास, वॉल्यूम एटसेट्रा, कुछ भी इंक्रीज हो, मास हो, वॉल्यूम हो एटसेट्रा, इज compared to initial mass, volume etc. अगर हम इंक्रीज इन मास और वॉल्यूम को इनिशियल मास और वॉल्यूम से कंपेयर करें तो उसको हम it is known as relative ग्रोथ, इसको हम बोलेंगे रिलेटिव ग्रोथ। कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज की फॉर्म में, और परसेंटेज की फॉर्म में कैसे निकालते हैं इसको देखिए जरा। सपोज दिस इज अ रिलेटिव ग्रोथ, RG मतलब रिलेटिव ग्रोथ। रिलेटिव ग्रोथ क्या है? इंक्रीज इन मास, मान लो कि मास के अंदर इंक्रीज हुआ, उसको आप डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे? इनिशियल मास से। किससे डिवाइड करोगे? इनिशियल मास जो है प्लांट का, उससे डिवाइड करोगे और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जब भी किसी चीज़ को 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हम उसकी परसेंटेज को फाइंड कर लेते हैं। परसेंटेज को अगर फाइंड करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, अगर परसेंटेज को हटाना हो तो 100 से डिवाइड किया जाता है। तो इस फॉर्मूला से आप क्या निकाल सकते हो? रिलेटिव ग्रोथ को निकाल सकते हो। अब हमारे पास है जी एब्सोल्यूट ग्रोथ। क्या है एब्सोल्यूट ग्रोथ? देखिए एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या है भाई, अगर जो भी हमारे प्लांट के अंदर मास में, वॉल्यूम में, लेंथ हो, सरफेस एरिया हो, नंबर ऑफ सेल, कहीं भी कोई इंक्रीज होता है, अगर हम उसको इनिशियल वैल्यू से कंपेयर करते हैं तो रिलेटिव ग्रोथ है। अगर इनिशियल वैल्यू से कंपेयर नहीं करते, बस उसकी वैल्यू जान लेते हैं कितना इंक्रीज हुआ, जस्ट उसकी वैल्यू को डिटरमाइन कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ। सो जब ये कंपैरिजन नहीं किया जाता उसको हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट ग्रोथ बोलते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या होती है? एब्सोल्यूट ग्रोथ इज द
इंक्रीज इन मास, वॉल्यूम एटसेट्रा। मास, वॉल्यूम, साइज, सरफेस एरिया, नंबर ऑफ सेल, कुछ भी हो सकता है, विदाउट कंपैरिजन विद इनिशियल वैल्यूज। भाई इनिशियल वैल्यूज के साथ कंपैरिजन नहीं करते, और जो भी हमारे पास मास में, वॉल्यूम में, किसी भी पैरामीटर में इंक्रीज हुआ है, उस इंक्रीज को हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट ग्रोथ बोलते हैं। उस इंक्रीज को हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट ग्रोथ बोलते हैं। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ के अंदर हम कंपैरिजन नहीं करते, एब्सोल्यूट ग्रोथ के अंदर हम कंपैरिजन नहीं करते, और रिलेटिव ग्रोथ के अंदर हम कंपैरिजन करते हैं। तो इसका हमारे पास एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ, देखिए एनसीईआरटी ने हमें 2 स्ट्रक्चर दे रखे हैं। देखिए 2 स्ट्रक्चर किस चीज़ के हैं? वो 2 लीफ के स्ट्रक्चर हैं। सपोज करो एक लीफ है, दिस इज द लीफ ए, दिस इज द लीफ ए, और इस ए लीफ का हमें सरफेस एरिया दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस ए लीफ का सरफेस एरिया दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और एनसीईआरटी ने बोला है कि सपोज करो इस लीफ का जो साइज है वो बढ़ गया, इस लीफ के अंदर ग्रोथ हुई, और इसका साइज जो है वो बढ़ गया। जब साइज इसका बढ़ गया तो अभी इसका जो सरफेस एरिया है वो पहले से ज़्यादा हो गया। अब इसका जो नया सरफेस एरिया होगा उसको उन्होंने लिख दिया ए डैश से, ए डैश। तो ए डैश क्या है? यानी कि जो ए लीफ है उसका ग्रोथ होने के बाद उसको ए डैश बोल दिया। अब इसका सरफेस एरिया कितना है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका सरफेस एरिया कितना है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसका ये इनिशियल सरफेस एरिया हो और ये फाइनल सरफेस एरिया हो, तो आप मुझे बता सकते हैं कि सरफेस एरिया के अंदर कितना इंक्रीज आया। तो आप फाइनल माइनस इनिशियल कर सकते हो। तो हमारे पास एब्सोल्यूट ग्रोथ कितना आएगा? अगर मैं इस लीफ के अंदर देखूं कि एब्सोल्यूट ग्रोथ कितना हुआ है, तो आप सिंपली बता सकते हो कि फाइनल साइज कितना है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनिशियल साइज कितना है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दो तो हमारे पास क्या बचेगा? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया है वो इस लीफ का बढ़ चुका है, और इसको हम क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट ग्रोथ इन द सरफेस एरिया ऑफ द लीफ। और इसी का अगर हमें रिलेटिव ग्रोथ निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? देखिए रिलेटिव ग्रोथ कैसे आई। अब रिलेटिव ग्रोथ का फॉर्मूला क्या था? रिलेटिव ग्रोथ का फॉर्मूला था इंक्रीज इन साइज, या फिर इंक्रीज, कितना इंक्रीज हुआ, और इनिशियल वैल्यू कितनी है, इनिशियल वैल्यू कितनी है, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इंक्रीज कितना हुआ? देखो भाई यहाँ से आ गया, इंक्रीज हुआ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का। और इनिशियल साइज कितना था? इनिशियल भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ही था। इनिशियल भी देखो, इनिशियल वैल्यू भी 5 थी, और अब इंक्रीज भी कितना हुआ? 5। और इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको कैंसिल करोगे तो आपके पास आ गया 100%। यानी कि रिलेटिव ग्रोथ कितनी आ रही है आपके पास इस लीफ के लिए? 100%। और एब्सोल्यूट ग्रोथ कितनी आ रही है इस लीफ के लिए? ओनली 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा ही एक दूसरा डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी ने। सपोज करो एक लीफ है, दिस इज द लीफ बी, दिस इज द लीफ बी, इसको बोल दिया बी लीफ, और इसका सरफेस एरिया दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। उन्होंने बोला कि सपोज करो इस लीफ का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सपोज करो इस लीफ का सरफेस एरिया बढ़ गया। जब इस लीफ का सरफेस एरिया बढ़ गया तो अब हम इसको नाम देंगे बी डैश। तो बी क्या है? इनिशियल लीफ, और इसका सरफेस एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी डैश क्या है? फाइनल लीफ जिसका सरफेस एरिया बढ़ गया है, और उसका सरफेस एरिया अब कितना है? 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनिशियल एरिया कितना था? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनल एरिया कितना है? 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप मुझे एब्सोल्यूट ग्रोथ बता सकते हो कि इस लीफ के अंदर जो ग्रोथ हुई है सरफेस एरिया के अंदर, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है? भाई फाइनल कितनी है? 55। इनिशियल कितनी है? ओनली 50। तो यहाँ पे ग्रोथ कितनी हुई? ओनली 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ग्रोथ हुई हमारे पास, एब्सोल्यूट ग्रोथ हुई हमारे पास ओनली 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी का हम क्या निकालेंगे? रिलेटिव ग्रोथ कितनी हुई। देखिए रिलेटिव ग्रोथ का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? भाई कितना इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, और इनिशियल वैल्यू कितनी है, इनिशियल वैल्यू कितनी है, और उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? तो इंक्रीज कितना हुआ भाई? इंक्रीज हुआ हमारे पास ओनली 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इनिशियल वैल्यू क्या थी? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आएगा भाई? ओनली 10%।
तो भाई इस लीफ के अंदर अगर बी लीफ के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे एब्सोल्यूट ग्रोथ तो है पहले जितनी, तो दोनों लीफ के अंदर ए और बी के अंदर एब्सोल्यूट ग्रोथ तो सेम है, लेकिन दोनों लीफ के अंदर रिलेटिव ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। यहाँ पे रिलेटिव ग्रोथ कितनी आई 100 सेंटीमीटर, सॉरी 100%, और यहाँ पे रिलेटिव ग्रोथ कितनी आ रही है 10%, ओनली 10% होती है। देखिए प्लांट्स के अंदर दो तरह की ग्रोथ होती है, आप उसको प्राइमरी और सेकेंडरी के नाम से बुलाते हो। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है, जब भी प्लांट की हाइट इंक्रीज करती है, जब भी प्लांट की हाइट इंक्रीज करती है यानी कि प्लांट इलोंगेट करता है, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। लेकिन जब प्लांट का डायमीटर इंक्रीज करता है, जब प्लांट का डायमीटर यानी कि गिर्थ इंक्रीज करती है, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। ओके, सो प्राइमरी ग्रोथ का मतलब क्या है भाई, प्राइमरी ग्रोथ का मतलब है इलोंगेशन। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है इलोंगेशन यानी कि लेंथ का बढ़ना, हाइट का बढ़ना। लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ जब भी होती है प्लांट्स के अंदर, उसका मतलब होता है इंक्रीज इन गिर्थ, इंक्रीज इन गिर्थ ऑफ द प्लांट। सो प्लांट की गिर्थ जब भी बढ़ती है तो उसको हम सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं, और प्लांट की हाइट जब भी बढ़ती है, इलोंगेशन जब भी होती है, उसको हम प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। और इलोंगेशन कब होती है भाई, इलोंगेशन जब भी होती है वो होती है, यानी कि प्राइमरी ग्रोथ जब भी होती है वो होती है ड्यू टू प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम। अब प्राइमरी मेरिस्टेम में क्या कुछ आता है भाई, प्राइमरी मेरिस्टेम में आता है एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, और दूसरा आता है भाई, दूसरा आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। भाई इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से और एपिकल मेरिस्टेम की वजह से जब भी प्लांट के अंदर इलोंगेशन, देखो इनकी वजह से इलोंगेशन ही होगी, इनकी वजह से इलोंगेशन ही होगी, इन दोनों की वजह से कभी भी गिर्थ इंक्रीज नहीं करती प्लांट के अंदर। जब भी इनकी वजह से प्लांट इलोंगेट करेगा तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी ग्रोथ, और इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम। अब इंक्रीज इन गिर्थ, जब इंक्रीज इन गिर्थ होता है तो वहां पे कौन सा मेरिस्टेम काम करता है, यहाँ पे काम करता है भाई हमारा लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। भाई लेटरल मेरिस्टेम के बारे में अगर आपको नहीं पता, ठीक है, तो अगर आपने एनाटॉमी नहीं पढ़ा हुआ तो अभी जान लीजिए कि लेटरल मेरिस्टेम के अंदर हमारे पास एक तो आता है वास्कुलर कैम्बियम। क्या आता है हमारे पास, वास्कुलर कैम्बियम, नंबर 1 दे दो उसको। नंबर 2 इसके अंदर आएगा हमारे पास कोर्क कैम्बियम, कोर्क कैम्बियम, जिसको आप फैलोजन भी बोलते हो, इसको आप फैलोजन भी बोलते हो। सो कोर्क कैम्बियम और सॉरी वास्कुलर कैम्बियम और कोर्क कैम्बियम, इन दोनों की वजह से जब भी प्लांट के अंदर ग्रोथ होगी तो कैसी ग्रोथ होगी, वो गिर्थ के अंदर ग्रोथ होगी, यानी कि गिर्थ इंक्रीज करेगी, उसका डायमीटर बढ़ेगा, उसका डायमीटर बनेगा। यानी कि मान लो कि पहले स्टेम इतना मोटा था, अब ये स्टेम पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसका डायमीटर बढ़ जाएगा। डायमीटर के बढ़ने को ही हम क्या बोलते हैं, गिर्थ। इस डायमीटर को हम गिर्थ बोलते हैं, यानी कि इसकी गिर्थ बढ़ जाएगी, इसका डायमीटर बढ़ जाएगा, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। और सेकेंडरी ग्रोथ किसकी वजह से होती है, या तो वास्कुलर कैम्बियम की वजह से या फिर कोर्क कैम्बियम यानी कि फैलोजन की वजह से। बस ग्रोथ कैन बी मेजर्ड। भाई ये हमने पहले भी पढ़ी थी, जनरल जो हमने जनरल फीचर्स ऑफ ग्रोथ पढ़ी थी, 4 जो पढ़ी थी, उसके अंदर हमने इसको देखा था। और प्लांट ग्रोथ के अंदर हम इसको देखेंगे कि भाई जो प्लांट की ग्रोथ होती है उसको हम मेजर कर सकते हैं, उसको मेजर किया जा सकता है। क्योंकि उसको मेजर किया जा सकता है तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, ग्रोथ कैन बी मेजर्ड। अब ग्रोथ, अब मुझे एक चीज़ बताओ यहाँ पे, अगर आपको बताओ जो ग्रोथ होती है वो एक्चुअली होती किस वजह से है। एनसीईआरटी ने बड़े साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि भाई जब भी ग्रोथ होती है ना, जब भी ग्रोथ होती है, वो ग्रोथ एक्चुअली क्यों होती है, वो ग्रोथ होती है ड्यू टू इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। भाई प्रोटोप्लाज्म के अंदर, प्रोटोप्लाज्म की जो अमाउंट है उसमें इंक्रीज होता है। जब प्रोटोप्लाज्म की अमाउंट इंक्रीज करती है तो उसकी वजह से ग्रोथ होती है। क्लियर? आई होप कि आपको समझ आया होगा कि जब प्लांट के अंदर, जब भी देखो मैं प्लांट की बात करूंगा यहाँ पे, किसी दूसरी ग्रोथ की बात नहीं करूंगा, कि प्लांट के अंदर जब भी ग्रोथ होती है वो एक्चुअली क्यों होती है, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म, सेल के अंदर जो लिविंग मैटर होता है उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म का जो अमाउंट है वो इंक्रीज करेगा। इस इंक्रीज करने की वजह से, प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट इंक्रीज करने की वजह से ही ग्रोथ होती है।
लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इस इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म को मेजर नहीं किया जा सकता, इसको हम मेजर नहीं कर सकते, इसको हम मेजर नहीं कर सकते। अब जब इसको मेजर नहीं कर सकते तो हम ग्रोथ को मेजर कैसे कर सकते हैं? तो एक सवाल हमारे सामने आता है, एक सवाल खड़ा होता है हमारे सामने कि भाई जब ग्रोथ होती है, हमने क्या बताया कि जो ग्रोथ होती है वो इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म की वजह से होती है। एनसीईआरटी में बड़े साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, लेकिन इसको, इस इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म को हम मेजर नहीं कर सकते। अगर इसका मेजर नहीं कर सकते तो ग्रोथ को मेजर कैसे करेंगे? तो ग्रोथ को मेजर करने के लिए हमने कुछ पैरामीटर्स को डिसाइड कर रखा है, और वो पैरामीटर्स कौन कौन से हैं आप पहले पढ़ चुके हो। वो पैरामीटर कौन कौन से हैं हम चेक करते हैं। इंक्रीज इन मास को, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स को, इंक्रीज इन लेंथ, आप लेंथ भी कह सकते हो, आप हाइट भी कह सकते हो, लेंथ या फिर हाइट कह सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, या फिर इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम। भाई वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाना, सरफेस एरिया में इंक्रीज हुआ, लेंथ या हाइट में इंक्रीज हुआ, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए, या मास में इंक्रीज होना। अगर इनमें से कोई भी इंक्रीज होता है, अगर इनमें से कुछ भी इंक्रीज होता है तो इसको हम यूज करते हैं टू मेजर द ग्रोथ इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर ग्रोथ को हम अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म से तो मेजर नहीं कर सकते, लेकिन ग्रोथ को मेजर करने के लिए हम इन 5 पैरामीटर को यूज करते हैं। क्लियर? हमारे पास कुछ एग्जाम्पल भी हैं, एनसेट में कुछ एग्जाम्पल दे रखी हैं। जैसे कि अगर मैं नंबर ऑफ सेल की बात करूं, भाई एनसेट ने क्लियरली बोला हुआ है कि भाई जो मेज है, मेज प्लांट, मेज प्लांट के अंदर जो सिंगल रूट एपिकल मेरिस्टेम है, रूट एपिकल मेरिस्टेम जो होता है, रूट एपिकल मेरिस्टेम, मेज प्लांट के अंदर एक सिंगल रूट एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो 1 घंटे में, 1 आवर में कितने सेल बना सकता है? वो 1 आवर में मोर देन 17,500 सेल बना सकता है इन 1 आवर। क्लियर? सो जब नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे, ऑब्वियस है कि रूट का साइज बढ़ेगा, रूट का साइज बढ़ेगा तो उसको हम मेजर कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ना, दिस इज अ पैरामीटर टू मेजर द ग्रोथ इन प्लांट्स। तो प्लांट के अंदर ग्रोथ हो रही है, अब रूट का साइज बढ़ेगा, अब रूट का साइज बढ़ रहा है, उसको मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे नंबर ऑफ सेल की हेल्प लेंगे। सो नंबर ऑफ सेल का बढ़ना क्या है? ग्रोथ होना। दूसरा हमारे पास है भाई हाइट या लेंथ का बढ़ना। अब देखो भाई, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, आपने 10th क्लास के अंदर पोलन ट्यूब के बारे में अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है भाई, आपने डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा हुआ है ना एंजियोस्पर्म्स के अंदर। तो डबल फर्टिलाइजेशन होने से पहले पोलन ग्रेन आएगा, स्टिग्मा के ऊपर पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन होने के बाद जो पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट्स होते हैं वो ओवरी तक जाएंगे, यानी कि ओव्यूल तक जाएंगे, तो वहां पे एक ट्यूब बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं? पोलन ट्यूब। जैसे कि आपने ऐसा डायग्राम देखा होगा ना, आपने ऐसा डायग्राम देखा होगा, सपोज इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो भाई इस स्टाइल के अंदर यहाँ पे आप देखते हो ना, यहाँ पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है। दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज पोलन ट्यूब, दिस इज नोन एज पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब। आई होप कि आपने रिमेंबर किया होगा, आपको याद आ गया होगा पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब की इलोंगेशन होती है, पोलन ट्यूब नीचे की ओर ग्रोथ करती है। ओके, सो इलोंगेशन होना, दिस इज द इंक्रीज इन लेंथ और हाइट, दिस इज एग्जांपल ऑफ इंक्रीज इन लेंथ और हाइट। सरफेस एरिया, भाई इंक्रीज इन साइज ऑफ लीफ, इंक्रीज इन साइज ऑफ लीफ, भाई लीफ का साइज इंक्रीज करना, लीफ का साइज इंक्रीज करता है, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ इंक्रीज इन सरफेस एरिया। लीफ एक फ्लैट स्ट्रक्चर है, लीफ एक फ्लैट स्ट्रक्चर है, और फ्लैट स्ट्रक्चर को मेजर करने का बड़ा सिंपल तरीका है, उसका सरफेस एरिया मेजर करो। सो लीफ का साइज जब इंक्रीज करेगा तो उसको हम कौन सी ग्रोथ में काउंट करेंगे? उसको हम काउंट करेंगे इंक्रीज इन सरफेस एरिया। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट एग्जांपल है भाई, जो वाटरमेलन होता है, जो वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन का जो सेल है वो उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है, उसका इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम जो होता है उसमें कितना डिफरेंस होता है आप देख लीजिए जरा। वाटरमेलन का जो सेल होता है, सेल इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, इंक्रीज इट्स वॉल्यूम बाय 3,50,000
50,000 टाइम्स। भाई जो वाटरमेलन का सेल होता है ना, उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है। कितना इंक्रीज करता है? उसका जो फाइनल साइज है वो इनिशियल साइज से कितने गुना बड़ा है? उसका फाइनल साइज इनिशियल साइज से 3,50,000 गुना बड़ा होता है। तो जो वाटरमेलन का सेल है उसका जब ये साइज बढ़ेगा तो उसको किस में काउंट करोगे? इंक्रीज इन वॉल्यूम। इनको आप यूज करोगे तो मेजर द ग्रोथ इन प्लांट्स। हाँ, यहाँ पे ध्यान देने वाली एक बात रहेगी कि भाई जो इंक्रीज इन मास है ना, दो तरह का हो सकता है। यानी कि मास दो तरह का हो सकता है भाई, या तो होगा फ्रेश वेट, या फिर होगा ड्राई वेट। भाई देखो, ये प्लांट की बात चल रही है। प्लांट इज अ लिविंग बॉडी, और इसका कोई भी टिश्यू जो होगा उसको हम लिविंग टिश्यू बोलेंगे। प्लांट का कोई भी टिश्यू होगा उसको लिविंग टिश्यू बोलेंगे। अब लिविंग टिश्यू के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है कि नहीं होता? होता है। तो अगर लिविंग टिश्यू के अंदर जो मास है, उस मास के अंदर हम उसके अंदर जो वाटर है उसका मास भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे फ्रेश वेट। देखिए, बायो के अंदर मास और वेट को सेम मान के चलो। क्लियर? ये फिजिक्स नहीं है कि वेट और मास डिफरेंट होते हैं, ये बायो है। तो फ्रेश वेट के अंदर हम टिश्यू के अंदर जो वाटर है उसका मास टिश्यू के मास में इंक्लूड करके चलते हैं। अगर हम टिश्यू के मास में से वाटर का मास माइनस कर दें तो जो मास हमें बचेगा उसको हम बोलेंगे ड्राई वेट। तो ओके, तो इंक्रीज इन मास को दो तरीके से मेजर किया जाता है, फ्रेश वेट की फॉर्म में और ड्राई वेट की फॉर्म में। आई होप को आपके सारी प्रॉपर्टीज जो हैं, फीचर्स जो हैं प्लांट ग्रोथ की समझ आई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।